बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अनवर रज़ा साहब, रिजवान हदीस साहब, मोहम्मद इरशाद अली साहब और आमिर खान साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में मुलाकात न करवाने से मुतालिक दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच ने समाअत की और फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बानी पीटीआई इमरान खान से हफ्ते में 2 दिन यानी कि मंगल और जुमेरात को जेल में मुलाकात बहाल कर दी है और साथ ही साथ हुक्म दिया है कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुलाकात करें और जाएं, बाहर निकलकर क्या जरूरत है शो बनाने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाहर आकर बहरहाल सियासी गुफ्तगू ना करने की यकीन दहानी तो करवा दी है, मगर क्या पीटीआई इस पर अमल पैरा भी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और आखिर मीडिया टॉक से प्रॉब्लम क्या है, इस पर क्यों कतगन लगाई गई। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी का हुक्म दे दिया है और इस पर तफसीली गुफ्तगू हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में करने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरे में आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में इमरान खान की रिहाई का फॉर्मूला पेश करते हुए कहा था कि अगर इमरान खान 9 मई पर माफी मांग लेते हैं तो उनकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। राना सनाउल्लाह की इस तजवीज़ को आज पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने मुस्तरद कर दिया है और कहा यह है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि इमरान खान कोई माफी मांगे। मईशत की बात की जाए तो $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल अभी तक नहीं तय पाया है और वर्चुअल मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान को मजीद यकीन दहानियां करवाना होंगी, जबकि चीनी की बढ़ती कीमत भी हुकूमत के लिए इस वक्त गले की हड्डी बनी हुई है। हुकूमत की जानिब से चीनी 162 रुपए किलो फरोख्त होने का दावा किया गया है, जबकि ज़मीनी हकायक इससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मुल्क में जो चीनी की कीमत है वो मुख्तलिफ शहरों में 170 से 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत ने नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का भी फैसला कर लिया है, जिससे हजारों मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा है। इन तमाम टॉपिक्स को आज हम प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुल्क के जो सियासी मामलात हैं उनकी तरफ चलते हैं और इस मुल्क के कह लीजिए कि एक सबसे बड़े सियासतदान से ही यूं कह लीजिए कि उनके सियासी मामलात को किसी हद तक टीवी पर ना आने से रोका जा रहा है या कोई कोशिश की जा रही है। मामला आखिर है क्या, स्टार्ट कर लेते हैं। निशात साहब, आपसे मुझे ये बताइएगा, ये यकीन दहानी आज करवाई गई पीटीआई की तरफ से कि वो लोग जो हैं बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेंगे अगर उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात होती है, लेकिन आपको ये समझ आ रही है निशात साहब कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी का हुक्म क्यों दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे तो ये सिर्फ मैं इसको क़यास राई ही कह सकते हैं या अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं उस तरह से डेफिनेट वे में मैं तो जज साहब का दिमाग नहीं पढ़ सकता कि उन्होंने क्या सोचा समझा या उन्होंने कौन सी खबरें उनकी नजर से गुजरी जिनकी बुनियाद पर उन्हें ये लगा कि शायद कुछ इस तरह की गुफ्तगू वहां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है इस बात के ऊपर कि जो ये पाबंदी लगाई गई है शायद इस पर अमल दरामद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा है कि वो जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के जी ये तो उन्होंने सिर्फ उन लोगों के लिए जो उनके घर वाले या करीबी रुफका हैं उन पे पाबंदी लगाई है, सियासी लोगों पे या वकला पे शायद पाबंदी नहीं होगी। अब इस तरह की इंटरप्रिटेशन जो है, हालांकि जो मेरे पास मैंने खबर पढ़ी है उसमें लिखा है जो भी पीटीआई से मुलाकात करके आएगा वो गुफ्तगू नहीं करेगा। मकसद इसका सिर्फ ये है मेरे हिसाब से, वैसे तो ये एक साहिब मशवरा है जज साहब की तरफ से, क्योंकि अगर आप देखें तो ये बानी पीटीआई की बेहतरी में ही जाएगा, क्योंकि जिस किस्म के इश्यूज वो खड़े कर देते हैं उसमें बाज़ औक़ात आप न सिर्फ स्टैब्लिशमेंट बल्कि अदलिया को भी अपने मुखालिफ ला खड़ा करते हैं और सियासत हुकूमत जो है वो तो यकीनन उनका पॉइंट बनता भी है, पॉइंट स्कोरिंग करते भी हैं। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप मुझे ये बताएगा पीटीआई को सियासी तौर पर इसका फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है कि अगर बानी पीटीआई से वो मिलकर आते भी हैं तो बाहर आकर उनका बयान जो है या उनका जो बयानिया है वो ना वर्कर्स तक पहुंच पाएगा ना पार्टी के दीगर मेंबरान तक पहुंच पाएगा। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो तो खैर उसको रोका ही जा ही नहीं सकता। देखिए वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो अदालत के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू नहीं करेंगे, वो जरा दूर हटकर कर लेंगे, वो प्रेस क्लब में बैठकर बात कर लेंगे, वो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, या अदरवाइज टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर आपको पता है कौन सी ऐसी बात है जो आज हमारे जो तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वहां पर ना डिस्कस होती है ना वहां बात होती है, तो वहां पे हर चीज जो है वो खुलकर सामने आ जाती। मकसद मेरा ये ख्याल है
कि शायद यही होगा कि आप अदालत के बाहर जो एक वो जिसे कहते हैं ना इंटरप्रेट करते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह ये जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल ने जिस तरह अब इंटरप्रेट किया है जज साहब की जो ऑर्डर को कि जी ये रुफका के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह के मसाइल हैं बस वो पैदा ना हो। अगरचे कि मुझे नहीं लगता इसकी कोई यूटिलिटी होगी और ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे कमिनो ऑन अमल भी करेगी या करने की कोशिश करेगी। ठीक है रिजवान रज़ी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए कि पीटीआई ने इसके ऊपर मिनो ऑन अमल नहीं किया और वो आकर ना चले, मैं मान लूं कि अदालती अहाते के बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन मीडिया टॉक्स पर जाके इस बयान को जो भी उनसे बातचीत हुई है वो मैसेज कन्वे करते हैं, तो आपको लगता है कि पहले ही बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी आयद रही काफ़ी देर तक के लिए, काफ़ी अरसे के लिए, अगर इस किस्म की वो गुफ्तगू जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म से करते हैं तो दोबारा भी पाबंदी आयद हो सकती है और नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, ना तो पहले कोई पाबंदी आयद थी, प्रोपेगेंडे की कंजम्पशन के लिए बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा है, लेकिन हफ्ते के अंदर 4 दिन मुलाकात उसकी होती थी, 2 दिन समाज के नाम के ऊपर और 2 दिन सरकारी के ऊपर, और यहाँ पे पीटीआई पे बैठ के हमने रोला डाला होता था कि पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है। तो इसी तरह अब देखिए इसके ऊपर भी बानी पीटीआई के ऊपर तो किसी ने कदम नहीं लगाई। ऑर्डर कैसे हुआ है? ऑर्डर ऐसे हुआ है कि सुपरिटेंडेंट साहब से पूछा गया कि आपको मुलाकात की इजाजत देने में क्या हर्ज है, आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि सर इनसे जो भी मिलके आता है वो बाहर निकल के अपनी रागनी अलापता है और हमारे लिए मसाइल पैदा करता है। यानी ये तो यहाँ पे आप ये भी देख लेना, आपने कहा ना कि ये जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही, अदालती हुक्म लेकर जाते थे लोग, ठीक है, उनके रुफका भी, उनके वकला भी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती थी सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से। अब उधर वो ये पेश करें कि वो बाहर आके सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी प्रोपेगेंडा है। आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि मुलाकात, हाँ आप ही कह रहे हैं कि मुलाकात होती रही है। मुलाकात जितनी उनकी होनी चाहिए उससे डबल होती रही है। किसी भी कैदी की जितनी मुलाकात होनी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा मुलाकातें होती रही हैं। अच्छा। लेकिन प्रोपेगेंडा ये होता रहा है कि जी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक बात। दूसरी बात देखिए, सुपरिटेंडेंट साहब से जब पूछा गया उन्होंने कहा जी ये मसाइल पैदा होते हैं, तो जज साहब ने इन्हीं वकील साहब से जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इनसे कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि यार आप बाहर निकल के मुलाकात वो नहीं करेंगे। अब ये जो जुबान बंदी हुई है या मीडिया के साथ टॉक ना करने की बात हुई है, ये उन लोगों की हुई है जो मुलाकात करके आएंगे। बानी पीटीआई के बारे में इस हुक्म के अंदर कोई चीज शामिल नहीं की गई। हम प्रोग्राम की कंजम्पशन के लिए ये कर लें जो कुछ कर ले, लेकिन बानी पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मैंने कहा ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए। नहीं, मतलब आप इसको थोड़ा सा, मैं चाह रही हूँ कि रिजवान साहब जरा खुलकर, मतलब मैं भी समझना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई पर कोई वो नहीं है, जुम्बिश नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते। इससे मुराद ये ली जाए कि वो जो आर्टिकल्स लिख रहे थे या वो जो इंटरव्यूज देते रहे हैं, ये तमाम चीजें जुज़वी तौर पर जारी रहेंगी? देखिए, वो आर्टिकल लिखना जो है, हाँ जी, वो तो उन मीडिया हाउसेस के क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल लग गया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिखी हुई तहरीरें, हाँ जी, क्या आप किसी के नाम से छाप सकते हैं? ठीक है ना। जब उनको जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने कोई चीज लिख के बाहर नहीं भेजी, अगर वो बाहर नहीं भेजी तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ जुबानी बातें कही होंगी। अब जुबानी बातें लफ्ज ब लफ्ज तो आप नहीं कह सकते ना, या सुन सकते या लिख सकते। इसका मतलब ये है कि किसी गोस्ट राइटर ने लिखा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने लिखवाया है, और इन दोनों सूरतों के अंदर उस मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी का जो बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो वाली सहूलतें जारी रहेंगी जो आपने कहा है कि वो उसी तरह मुलाकात भी कर सकेंगे, उसी तरह अपने अहकामात भी पास ऑन कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ जो उनसे मिलके जाने वाले हैं वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। एक फिक्रा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा। उनमें से हर कोई जाके अपना अपना वीलॉग करेगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये सिर्फ आखिरी जुमला मुझे ये बता दें कि क्या कहते हैं, बाहर आकर जो गुफ्तगू नहीं की जाएगी, अब वीलॉग तो चले जिसने करने वो सो करे जाके, लेकिन इसका कोई पीटीआई को नुकसान है सियासी तौर पर? ये नहीं है इस फैसले के बाद? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मार्केट में एक बयानिया घूम रहा है, हाँ, जिससे के साथ पीटीआई लड़ने की कोशिश कर रही है कि ये जो जुबान बंदी कबूल करके दरअसल पीटीआई ने सरेंडर किया है या पीछे हटी है। ठीक है। जबकि सलमान राजा साहब का ये कहना है कि नहीं, हमारी जो मुलाकातें बंद हुई थी वो हमने बहाल करवा ली हैं, ये बड़ी अचीवमेंट है एज कम्पेयर टू दैट। तो मैं सलमान राजा साहब से एग्री करता हूँ।
अच्छा अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, अंडरटेकिंग देने के बाद पीटीआई पाबंद नहीं हो जाती कि वो बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेगी? क्योंकि जब आप एक सियासी लीडर से मिलने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो गुफ्तगू भी सियासी करेगा। वो ये तो नहीं कहेगा कि रमजान में आपने इफ्तारियां ये करनी है, दोपहर में आपने ये खाना है, या सहर में आप ये खाएं। अंडरस्टूड सी बात है, जो मुल्क के मामलात होंगे, हालात होंगे, उसके ऊपर ही बानी पीटीआई गुफ्तगू फरमाएंगे ना। तो उनका अगर बयान किसी भी तरीके से किसी भी फोरम पर कम्युनिकेट किया जाएगा तो फिर वो अंडरटेकिंग जो अदालत को दी गई है उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा? ये अदालत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती? जरा बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, इस पे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा पॉलिटिकली। अच्छा। इसकी वजह यह है कि जब लोग बानी पीटीआई से मुलाकात करके बाहर आते हैं अडयाला जेल के बाहर, तो वो आकर मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। इस गुफ्तगू पर जो पॉलिटिकल गुफ्तगू होगी उस पर पाबंदी आयद की गई है। एक बात तो ये है। उससे जब आप गुफ्तगू होती थी, बानी पीटीआई की गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था, अपने उसमें इनपुट दी जाती थी, उससे पार्टी के अंदर जो है वो डिवीजन बढ़ती चली जाती थी और एक दूसरे के खिलाफ जो मुहाजराई है वो बढ़ जाती थी। एक तो वो रुक जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, बानी पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन में ये कहीं भी नहीं लिखा कि बानी पीटीआई जब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे तो मीडिया तो आकर बाहर रिपोर्ट करेगा। उनकी बात, उनका बयानिया, उनकी गुफ्तगू तो उसी तरह मीडिया पर होगी जैसे होनी चाहिए थी, जैसे होती भी है। तीसरी बात, आप ये देखिए कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये भी फायदा होगा कि वो हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर के बताएंगे कि जी हम पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी आयद की हुई है, इसलिए हम पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं कर रहे। लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया पर आकर, टॉक शोज में आकर, आर्टिकल की सूरत में मुझे आपको बताकर अपनी जो बातें हैं वो तो मीडिया तक ले आएंगे। लिहाजा ये किसी किस्म की कोई उस तरह की पाबंदी नहीं है। ये बानी पीटीआई की पर पाबंदी नहीं है, ये उन सियासी जोमा पर, कायदीन पर पाबंदी है जो बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर आकर मीडिया से टॉक करते हैं। लिहाजा इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हासिल होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलिए बानी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बयानिया मिल गया। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, किसी ना किसी ढके छुपे अल्फाज में कहीं ना कहीं कोई लिबादा ओढ़ कर अपनी गुफ्तगू कर जाते हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा देने के लिए। कम अज कम ये अब ये तो कहेंगे कि हम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कदम लगाई है, हम बात नहीं कर सकते। लेकिन गुफ्तगू रुकेगी नहीं, बातें बाहर निकलेंगी, शेयर होंगी। और मुमकिन है अब जो बातें बाहर आए उसमें उस तरह की उतनी सदाकत ना हो। मुमकिन है कि जो बाहर मीडिया टॉक करने के लिए जिस पर पाबंदी आयद है वो मुझे आपको गलत बात बताए, सही बात ना बताए, गलत रिपोर्टिंग हो। लेकिन इससे क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम अज कम ये तो होगा कि विदिन पार्टी के अंदर जो गुफ्तगू होती है, जो लड़ाइयां हो रही हैं, वो कम अज कम किसी ना किसी हद तक रुक जाएंगी। और ये नहीं होगा कि बानी पीटीआई से मुलाकात करके आके बाहर बताएगा कि वो मेरे बहुत करीब हैं। उन्होंने जो बात करनी है वो किसी ना किसी जरिए से बाहर तक पहुंच जाएगी और उनके बयानियों को कोई रुकावट भी नहीं होगी। लेकिन अब समझने और सोचने की बात यह है, कम अज कम बानी पीटीआई जो तहरीक इंसाफ पर अब पाबंदी की बात जो की जा रही है मीडिया गुफ्तगू को, इसको वो एक्सप्लॉइट भी करेंगे, बताएंगे भी, बाहरी भी, इंटरनेशनल भी बताएंगे कि जी बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद हम बात नहीं कर सकते। लेकिन वो जो इंटरनली उनकी जो गुफ्तगू होगी वो हम तक जरूर पहुंचेगी। और एक और बात रहे आप, कम अज कम ये जो हालात हैं, मैं आपको बताऊं कि ये मजीद जो बानी पीटीआई के खिलाफ सख्त होंगे, इसलिए इन मौजूदा हालात की सूरत में मुझे लगता है कि ये फैसला उनकी फेवर में जा रहा है। ये तो बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आज के फैसले से यही तासुर मिल रहा है कि बानी पीटीआई के लिए आगे हालात सख्त ही हैं, आसानियां कोई नहीं है। आमिर खाकवानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर, मुझे उनसे इस बारे में ओपिनियन लेना, मैं चाह रही हूं जरा साथ साथ प्रोग्राम को आगे चलाते जाऊं। राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक फॉर्मूला पेश किया वीकेंड पर एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई अगर 9 मई के वाकयात पर सिद्ध के दिल से माफी मांग ले तो रिहाई हो सकती है। ये उनकी रिहाई का एक फॉर्मूला है, जिस पर सलमान अकरम रजा साहब ने कहा कि बानी पीटीआई कोई माफी नहीं मांगेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू का जवाब सलमान अकरम रजा साहब ने किस तरह से दिया, आज जरा वो सुनिए, फिर मैं खाकवानी साहब आपकी तरफ भी आ रही हूँ, जरा प्लीज बताइएगा। जी खाकवानी साहब सुनिए, आपने गुफ्तगू के 6 नाम रुफका के जाएंगे, 6 नाम वकला के जाएंगे और फिर उसमें से डिसाइड होगा कि बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर बताएंगे कि किसकी मुलाकात कब होनी है, कब नहीं होनी है। अनवर रज़ा साहब जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि हो सकता है पीटीआई वाले इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करें। अब वो करें या ना करें, आपको तौजीहात क्या नजर आ रही हैं? एक तो ये कि वाकई आगे चलकर ये एक इशारा है, ये एक सिग्नल है कि बानी पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात बनेंगी, और इन बढ़ती मुश्किलात को क्या पीटीआई बढ़ती हुई मुश्किलात से क्या पीटीआई के बयानियों को मजीद तकवीत मिलने वाली है? देखिए, पीटीआई के लिए या इमरान खान के लिए मुश्किलात तो चल ही रही हैं। हाँ। पिछले दायरे जो बता कम या ज्यादा तो आप कह नहीं सकते। जेल में है, जेल में उससे ज्यादा क्या मुश्किल,
जी, मुश्किलात तो वो वैसे ही कड़ी मुश्किलात। वैसे मेरे ख्याल में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, अदालतों के फैसले का हम ज़रूर रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इससे मतलब यदि इससे मुतफिक मुझे समझ नहीं आई कि इसकी जरूरत क्या है। भाई आप एक पॉलिटिकल लीडर है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो जेल में बंद है, उससे अगर उसके वकला जो उसके साथी उससे मिलते हैं, उसके मिलने के बाद अगर सियासी गुफ्तगू करते हैं तो उसमें मसला क्या है, उसमें इशू क्या है, या यानी क्या वहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं, कोई मजमा जमा ऐसे हो जाता है जिससे कोई अमन अमान का खतरा है? ऐसा तो नहीं होता। मीडिया के लोग हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, वहां पे अगर नहीं करेंगे तो घर जाके कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कोई तो यही उसे पेश किया था ना उनके वकला ने, तो जेल इंतजामिया के खाकवानी साहब कि पता नहीं शायद कोई अमनो अमान से मुतालिक कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, यही वजह है कि मुलाकातें नहीं करवाई जा रही थी। नहीं, अब देखें, हम सब देखें, हम सब जानते हैं कि कितना कमजोर उधर है, कौन सा वहां पे जाके लोग आते हैं, और वो उस पर तो उसको तो रेगुलेट किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल ये चीजें अपनी जगह। मेरा ख्याल है इस सेंस में अनवर रज़ा साहब की बात, पॉइंट उनका ये ठीक लगा है कि कम अज कम ये जो फौरी तौर पर उस वक्त जो गुफ्तगू करते थे, बयान देते थे, फिर शेर अब्दुल मरवा जैसे लोग इतराज करते थे कि हमें नहीं मिलने दिए गया, फलां, तो वो तो कम अज कम रुक जाएगा। पार्टी के लिए इस नुक्ता नजर से तो अच्छा ही होगा। मैं तो वैसे एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि एक जबान बंदी कोई अच्छी बात नहीं है, चाहे अदालत के हुक्म से भी हो। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था। पॉलिटिकली तो इस लिहाज से तो पीटीआई के वो जो फौरी जो होती है वो उससे होगा, लेकिन दो बात ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं सियासी रहनुमाओं के हवाले से, मेरे ख्याल से गालिबन यूं पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी भी सियासी शख्सियत से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर भी पाबंदी आयद की जा रही हो। देखें दरिया, पाकिस्तान में बहुत कुछ पहली दफा हमने देखा है, और खासतौर पे जुडिशरी के हवाले से तो बहुत कुछ पहली दफा है। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस तरह बने हैं वो भी पहली दफा ही ऐसा हुआ है इस तरह का हालात में। बहुत कुछ पहली दफा हो रहा है, ये भी पहली दफा हुआ है। लेकिन बारह चले, इससे आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ख्याल है पीटीआई को इससे भी स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। जितनी सियासी जमातें मुश्किलात आती हैं उनको, वो आवाम के साथ जुड़त उनकी अहम होती है, वो जुड़े रहें, अपने एक नैरेटिव को बयान करते रहें, तो उसको उनको फायदा होगा पीटीआई को। और पीटीआई का सिस्टम खासा ऑर्गेनाइज है, जो भी बात होगी। एक बात बहरहाल है कि इमरान खान से उनके पार्टी लीडरों का मिलना मशावरत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मुफीद है। खान साहब को भी बाहर की एक्सेस मिलेगी, जरा इतलात और चीजें मिलेंगी पार्टी के अंदर की भी, और उनसे रहनुमाई लेना भी आसान होगा। मेरा तो ख्याल है कि हमें आगे उससे बढ़ना चाहिए। मैं तो ये बात कुछ अरसे से लिख रहा हूँ मुसलसल कि हमें एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, और हमें सियासी कंसेंसस की बात है कि हमारे सारे हुकूमत, हुक्मरान, वुज़रा, सारे लोग बात करते हैं कि इत्तफाक़ राय हो, और वो तहरीक इंसाफ नहीं कर रही। उनका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ अपने पार्टी लीडर को कुर्बान कर दे, उसे उठा के फेंक दे, उसमें कूड़े में फेंक दे, और फिर आके हमारे साथ मिल जाए और हमारी एक बिल्कुल लौंडी की तरह हमारे लिए सर्व करे तहरीक इंसाफ को। कंसेंसस करने के लिए थोड़ा सा आपको दिल बड़ा करना पड़ता है। इत्तेफाक उस वक्त ही पैदा होगा जब इत्तेफाक करने के लिए टेबल पे तमाम लोग जो है ना वो साथ बैठेंगे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं जी आती हूँ निशात साहब, आती हूँ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो फॉर्मूला पेश किया था ना उसके ऊपर भी मैं बात करूंगी कि 2 साल गुजरने को हैं, अब तक तो बानी पीटीआई माने नहीं माफी शाफी पर। क्या राना साहब की इस तजवीज के बाद कोई भी हल्की फुल्की चाहत नजर आती है उनकी कबूल होती हुई? स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक। वन सेकंड ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात करी थी राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। एक टॉक शो में उनसे जब गुफ्तगू हुई, सवाल पूछा गया कि भाई बानी पीटीआई की रिहाई पॉसिबल कैसे, तो उन्होंने बड़ा आसान सा फॉर्मूला पेश किया कि 9 मई के वाकयात पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांग ले, जिस पर आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी बाहर जो गुफ्तगू की उन्होंने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और बानी पीटीआई माफ़ी मांगेंगे भी तो क्यों मांगेंगे। तो उसका मतलब ये कि शायद अब उनको भी यही लग रहा है, और जो एक आम तासुर है कि जब तक बानी पीटीआई माफ़ी नहीं मांग लेते तब तक 9 मई की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। नौशाद साहब 2 साल गुजरने को हैं, बानी पीटीआई ने अगर ऐसा करना होता तो आपको नहीं लगता कब का कर चुके होते, और क्या सिर्फ यही एक रास्ता है उनकी रिहाई का? देखिए अभी तक तो जो हमारे सामने जो सिचुएशन है ये कोई राना सनाउल्लाह साहब का फॉर्मूला नहीं है। आपको याद होगा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये बात बार सामने आ चुकी है। बड़ी ओपन सी बात है कि 9 मई के मामले के अंदर जो है वो जब तक पब्लिकली माफी नहीं मांगेंगे, उसको डिसोन नहीं करेंगे, तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात तो सबको मालूम है। बाकी रही बात जहां तक कि भाई ये 2 साल में उन्होंने नहीं किया और वो आइंदा करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूं कि शायद उन्हें ये पहले दिन कर देना चाहिए था। इसकी कोई गुंजाइश सियासत में नहीं होती। आप वायलेंस के साथ कोई चीज इंडोर्स करने की कोशिश करेंगे तो उसके नुकसानात बाहर तौर आपको उठाना पड़ेंगे। और जो कुछ जिस तरह फकवानी साहब ने कहा था ना कि अदलिया में कुछ चीजें पहली दफा देखी, ये जो कुछ 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, उससे पहले वान पार्क में हुआ, ये भी हमने पहली दफा देखा था। तो हर वो चीज जो पहली दफा होती है वो पहली दफा ही देखी जा सकती है।
ये जो अदलिया के अंदर हुआ, ये आज जो जिन जज साहब की बात आप कर रहे थे पिछले सेगमेंट के अंदर, सरफराज डोगर साहब वही जज है जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए। और दिलचस्प बात यह है कि आपके सलमान अकरम राजा साहब बाहर निकलकर उन्हीं जज साहब से जो फैसला लेकर निकले थे उसको पीटीआई के लिए फेवरेबल करार दे देते थे। और हमारे जो गेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में है। सो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हमें अदलिया या जजेस के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले ये बेहतर होता है कि हम इस चीज पे गुफ्तगू ना करें जजेस के मामलात के ऊपर। जजेस जो हैं वो अपने सामने जो गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं या एविडेंस होते हैं उसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। अदलिया जो है वो उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। चलिए रिशा साहब, पॉइंट आपका आ गया। मुझे जरा आगे बढ़ना है, मुझे टाइम दे। मैंने पहले कहा था 1.5 मिनट दूंगी सेगमेंट के लिए। रिजवान रजी साहब प्रिसाइज रखिएगा। मैं फिर ये बोल रही हूँ कि अगर ये फार्मूला नहीं तो क्या वाकई बानी पीटीआई की रिहाई नहीं? क्योंकि अगर नहीं तो फिर आपको पता है बहुत से मामलात में उनको कहा जाता रहा है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, आप ये कर लें, कुछ ना कुछ तो ऑफर होता रहा है उन्हें भी। नहीं, वो क्लियर कर दिया था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि वो मेरी तजवीज थी। अच्छा। जो कि उधर से कबूल नहीं की गई जिनकी से वो करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक और भी बात कही और उन्होंने कहा कि 9 मई को हमारे ही गुमराहशुदा लोग थे जो जज्बात में आके चले गए। अच्छा, मसला ये है कि पीटीआई भी तो किसी एक नुक्ता नजर पे खड़ी नहीं ना होती। कभी वो कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कभी वो कहते हैं कि जनाब वो हमारे लोग ही नहीं थे, वो तो बेसिकली एजेंसियों के लोग थे जिन्होंने आके हमारे साथ ये हाथ कर दिया। कभी वो कहते हैं कि नहीं हमारे लोग तो हमारे थे लेकिन जज्बात में आ गए। कभी वो कहते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। पीटीआई ने भी अब तक इसके ऊपर 20 पॉइंट ऑफ व्यू बदले हैं। तो अगर वो एक बात के ऊपर आके टिक गए हैं कि जनाब आप माजरत कर लीजिए इसके ऊपर, तो पीटीआई भी अपनी जगह पे टिकी हुई है। लेकिन पीटीआई साथ साथ अपना नुक्ता नजर जैसे ही बदलती है, ये लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कहा है ना गंडापुर साहब ने कि हमारे लोग जो थे वो जज्बात में आके उधर चले गए। जिस वक्त 9 मई के कुछ लोगों की रिहाई हुई थी। हाँ, तो उन्होंने फौरी तौर पे ऑफर कर दी कि ठीक है फिर माजरत कर लीजिए अगर आप जज्बात में आके गुमराह हो गए थे तो। ठीक है। तो माजरत उस पर्सपेक्टिव में आई की डिमांड आई थी। और मेरा मतलब है वो गंडा अपना जो राणा साहब है वो कैसे कर सकते हैं? वो तो जिन्होंने करनी थी उन्होंने की हुई है, पब्लिकली की हुई है। सही। आमिर खाकवानी साहब, राना सनाउल्लाह साहब मुशीर बराए वज़ीर आज़म हैं, बड़ा एक अपना वजन रखते हैं अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर। आज से पहले वो हमेशा मुज़ाकरात की बातें करते रहे हैं कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। आज तो सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया कि माफी ले लें और बानी पीटीआई की रिहाई ले लें। देखें, अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उनको माफी मांगने की क्या जवाब है? तो ऐसे ही है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब से हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनसे कहा जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग पे माफी मांगे। वो मनी लॉन्ड्रिंग की माफी इसलिए नहीं मांगते कि वो कहते मैंने नहीं किया। नहीं तो अपोजिशन तो उन पर इल्जाम लगाती है ना कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे नून लीग लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे तो माफी मांगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कभी नहीं माफी मांगी और माफी ज़ाहिर इसलिए नहीं मांगी कि वो उनका ख्याल है या वो या वाक़ई ऐसा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर तहरीक इंसाफ उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कैसे माफी मांगे? अगर इन्वॉल्व है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए। और इन्वॉल्व होने या ना होने का जो सवाल है उसके लिए तो आसान तरीका ये था कि कमीशन बनाया जाता। कमीशन ही फैसला करते हैं हमेशा दुनिया भर में हर जगह पे। हमारे यहाँ कमीशन की कोई बात ही नहीं करता। कमीशन को कहे तो वो कहते नहीं जी आपने फलां जजों को कहा तो फलां को कहा तो। अब यानी उनका मकसद है कि हमारी मर्जी के जजेस जो है ना वो लगाए जाए फिर ठीक है। तो भाई बात ये है कि कमीशन नहीं तो फिर मसला अदालतों में फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। तो वो अदालतों का एक ड्यू प्रोसेस है जो चल रहा है वो चलने थे। दहशतगर्दी की कोर्ट में भी चल रही है, उन पे अपीलें भी होंगी, हाई कोर्ट में सारी चीजें होंगी। अदालतों को फैसला कर लेने दें। फैसला भी पीटीआई कहती है हमने नहीं किया, हुकूमत का ख्याल है कि हमने किया है। तो फैसला फिर कौन करेगा? हाँ जी, हाँ जी। अनवर साहब, जब वाकई केसेस अदालतों में रखे तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को ये नौबत क्यों पेश आई कहने की कि माफी मांग ले और रिहाई ले लें? ऐसी पॉसिबल हो सकती है? फैसला तो अदालतों नहीं कर रहे। ज़रा ये राना सनाउल्लाह का जो स्टेटमेंट है ये ऐसे नहीं है, आप जरा गौर कीजिए। वो चाहते ये हैं कि अगर इमरान खान 9 मई के वाकयात पर माफी मांगते हैं तो फिर वो सेहत जुर्म का इकरार करते हैं। जब वो इकरार करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के मजीद अताब का शिकार होंगे। अब तो वो जेल में है, इससे ज्यादा उन्होंने क्या मुश्किलात और बर्दाश्त करनी है। लेकिन उनकी माफी मांगने के बाद उन पर मजीद सख्तियां बढ़ेंगी। दूसरी बात, राना सनाउल्लाह इस तरह का स्टेटमेंट देकर पोलिटिकल पार्टीज के अंदर, अपनी जमात के अंदर भी, दीगर जमातों में, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
के अंदर एक डिबेट जनरेट करना चाहते हैं। कुछ लोग इसके हामी होंगे, कुछ इसके मुखालिफ होंगे। इसका फायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा, मौजूदा हुकूमत को होगा। अगर वो इमरान खान माफी मांगते हैं तो इसका मतलब है कि 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। हाँ, ये बात याद नहीं आती किसी को कि उन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है, उन्होंने खुद भी की है, उनकी जमात के लोगों ने भी की है। रही बात माफी की, अगर तो ठीक है, फिर लेट देम डिसाइड द कोर्स। उन्हें फैसला करना चाहिए कि अगर वो उन्होंने जुर्म किया है तो अदालतों में सजा दें, नहीं किया तो वो जो सख्तियां बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह ने एक बरीक वारदात की है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस बानी पीटीआई को इसका नुकसान भी पहुंच सकता है कि अगर वो माफी मांगते हैं। लेकिन वो माफी मांगने वाले हैं नहीं, बारहा दफा कह चुके हैं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और IMF के माबैन स्टाफ लेवल मुआहदे की, जिसमें अभी खासी रुकावट नजर आ रही है। कुछ यकीन दहानियों के हवाले से कहा गया है, किस किस्म की यकीन दहानियां मौजूदा हुकूमत की तरफ से करवाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू पे ये कर रही थी कि पाकिस्तान और IMF के माबैन जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो ताहाल अभी तक रुकावट का शिकार है, और उसमें कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट को कुछ यकीन दहानियां करवानी है IMF को। पहले ही बहुत बोझ अवाम पर मौजूद है, ऐसी अब कौन सी यकीन दहानियां हैं कि जब तक वो करवा नहीं दी जाती तब तक IMF जो है वो अगली किस्त के लिए तैयारी नहीं पकड़ेगा। खाकवानी साहब, दो तो इसमें से तो ये भी है ना कि पाकिस्तान ने जो सूबे की गंदम की खरीदारी में मुदाखलत नहीं करेंगे, एक तो ये कहा गया है कि तहरीरी यकीन दहानी जो है इस सिलसिले में करवाई जाएगी। मजीद ये कि IMF का जायदाद लेन देन की टैक्स शरह कम करने से भी इनकार है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मामलात हैं कि जिसके ऊपर टेस्ट या में डाल दिया है इस वक्त हुकूमत को IMF ने? देखिए, ये दो अहम है। खास तौर पे सच्ची बात तो ये पाकिस्तानी अवाम से और हमारे जो किसान हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनका तो सबसे ज्यादा ताल्लुक इसी से बनता है, ये जो गंदम की खरीदारी से। और ये इस दफा बहुत ही अफसोसनाक होगा। पिछली दफा भी गंदम बहुत डैमेज हुए हैं। मैं चूंकि साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है, साउथ पंजाब के किसान तो इसे कहते हैं ना, बिल्कुल रुल गया वहाँ पे। और गंदम का जो रेट था उनके अपने खर्चे ही पूरे नहीं हुए। जो अब 3900 पर रेट था और 2600 पे गंदम आके फरोख्त होती रही, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस दफा ये इसलिए, बल्कि ये जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है, हमारे नवाज शरीफ, उन्होंने काफी जगहों पे जाती रही, बावलपुर और जगहों पे भी, और इन्होंने काफी मोटिवेट किया और किसानों को कि आप लोग गंदम उगाएं। क्योंकि ये हुआ था कि वहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम गंदम छोड़ के अब मकई की तरफ शिफ्ट करें, तो उससे एक और यानी बुरान पैदा हो जाना था। तो पंजाब हुकूमत ने खासी कोशिश की, लोगों को तरगीब दी और कहा कि नहीं आप करें, हम आपसे गंदम की खरीदारी करेंगे और सारी। तो अब इस सूरत हाल में चाहे IMF के प्रेशर की वजह से या जो भी वजह बने, ज़ाहिर बाजार तो ये नजर आ रहा है, IMF का ही कंडीशन नजर आ रही है, लेकिन उससे किसान बहुत ज्यादा डैमेज होंगे, बहुत मसला होगा। और अभी भी इसका खतरा मौजूद है कि गंदम टारगेट से थोड़ी कम हो और हमें इंपोर्ट करनी पड़े तो बहुत महंगा पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता इस तरह अगर ये धचका लग गया किसान को, तो अगली दफा तो गंदम हमें अरबों डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये कोई हल इनको निकालना चाहिए। IMF को या फिर मुतबादिल प्लान दे कोई ऐसा, क्योंकि IMF का मसला तो ये होता है कि ये पैसे इसमें जाया ना हो, इनकी जगह यहाँ से उन्होंने तो अपनी वसूली करनी है, वसूली करनी, बिल्कुल ऐसे ही है। मुतबादिल प्लान बना के देना चाहिए कि भाई कहाँ पर जाके ये बिल्कुल पैसे बच सकते हैं। बहुत ही बड़े परेशान होता है। लेकिन ये चले मुझे आगे बढ़ने से एक्चुअली डिले भी आ रहा है। मुतबादिल प्लान का भी प्रॉब्लम ये है कि मैं आपके सवाल का जवाब लेती हूँ, और अगर आपको कहीं लगे कि आप बेहतर इससे जवाब दे तो बेशक दे दीजिएगा। अनवर साहब, अल्टरनेट प्लान आपको लगता है कि कोई मौजूद हो सकता है या फिर दिया जाना चाहिए इस हुकूमत को? क्योंकि IMF की किस्त हो या पाकिस्तानी मईशत हो, सर ये तो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अब अल्टरनेट प्लान मुझे नहीं लगता कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास मौजूद है, क्योंकि जो पहला प्लान है उस पर भी इंप्लीमेंट नहीं होता। आपने जो टैक्स कलेक्शन करनी थी वो नहीं की, आपने जो टैक्सेस बढ़ाने थे IMF कहने पे वो बढ़ा दिए, आपने जो इस बजट में मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा करना था उसके मुतालिक आपने वज़ीर ख़जाना का स्टेटमेंट आपके सामने है। हर तरह से आप जकड़े हुए हैं, और जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर उसकी जो शरायत होती है वो आपको तस्लीम करनी पड़ती है। और गंदम से मुतालिक मैं बात जरूर करूंगा कि आपने देखा था गुज़श्ता बरस क्या किसानों के साथ हुआ, तो इसी वजह से गंदम की पैदावार में अगर कमी आएगी तो उसकी एक बड़ी वजह वो भी है। और दूसरी, जब आप गंदम या कोई भी फसल किसान उगा लेता है और जब मार्केट में आती है तो गवर्नमेंट उसके साथ क्या करती है, उसके बाद फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो क्या करते हैं, जो मंडी के आड़ती होते हैं वो क्या करते हैं
किसान बेचारा तो पहले दिन से ही सफर कर रहा होता है। लिहाजा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसमें ज़राअत की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमें जदीद तकाज़ों पर जाने के बजाय अब हम जो ज़राअत इस वक्त जो हम जिन शोबों में हम कमज़ोर हैं उसमें ज़राअत की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो आप बात कर रही हैं IMF की, जब तक आप कड़ी शरायत जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने देखा ना, पेट्रोलियम प्राइसेस में भी इजाफा कर दिया जाता है, लेवी बढ़ा दी जाती है, डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर दिया जाता है। ये सब तभी किया जाता है कि जब आपने उनकी शरायत को पूरा मुकम्मल करना है। देखिए, जब आपने सूद अदा करना है कर्जों पर जो आपने लिया हुआ है, जो आपने एक साथ देनी है, वो किस तरह अदा की जाएंगी? जाहिर है उसका सारा बोझ जो है वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आम आदमी पर पड़ता है। किसी सरमायादार पर, किसी बासर शख्स पर, या जो वो कार्टल्स इस मुल्क के अंदर बने हुए हैं उन पर नहीं पड़ता। वो आप और मेरी जेबों पर डाका मारा जाता है। और इस दफा भी ऐसा ही होगा। का नाम लिया ना, तो कार्टल से मुझे चीनी माफिया याद आ गया। उनके हवाले से भी खबर आज की लगी हुई थी कि हुकूमत का चीनी 162 रुपए किलो में फरोख्त होने का दावा है, जबकि मार्केट में 180 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। निशात साहब, यहाँ पर मसला कोई एक नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग गंदम का रोना रो रहे हैं, चीनी माफिया भी सरगर्म है और अवाम को जिन प्राइस पर मिलनी चाहिए या शायद खुरनोश उन प्राइस पर मैसर नहीं है, फिर ऊपर से IMF को मिलने वाली यकीन दहानियां। जी, ये बात दुरुस्त है आपकी। ये तो जो चीनी का जो मामला है ये तो इस हद तक गंभीर है कि जो हमारे वजीर आज़म साहब हैं उनकी भी जो है ना इसके ऊपर जैसे कह लीजिए कि खिंचाई हो जाती है इन मामलात के ऊपर। मैं इसकी कुछ चीजें आपको क्या बताऊं कि इस चीनी के मामले को लेकर बहुत सारे जो है ना इश्यूज बने हुए हैं इस वक्त भी। हुकूमत के दरमियान भी बड़े मियाँ साहब भी जो है वो नाराज हैं, छोटे मियाँ साहब भी कुछ मामलात के अंदर वो पकड़ाई नहीं दे रहे। इस तरह के बड़े मसाइल हैं जो इस चीनी की वजह से बने हैं। इसी वजह से इसहाक डार साहब को कहा गया कि बराए मेहरबानी जो पिछली दफा इमरजेंसी बुनियादों पर जो चीनी का मामला नहीं हल किया गया था इस दफा कर दें। किया उन्होंने है, लेकिन ये अल्टीमेटली जिसने चीनी महंगी खरीद ली है शॉर्टेज के पेश नजर उसने बेचनी है, बेचने के बाद ही उसने कीमतें कम करनी है, उससे पहले करेंगे नहीं। लेकिन जो दूसरी बात है ना गंदम की, देखिए गंदम में एक और बड़ा फैक्टर इस दफा इन्वॉल्व है, वो ये है कि जो किसान कार्ड स्कीम थी उसके तहत जो अरबों रुपए का कर्ज लिया है किसानों ने, वो तो जो मिडल मैन था जो एक्सप्लॉइट करता था किसान को, वो एक बीच में से माइनस हुआ है। ये जो सब्सिडी रिजीम होता है ना, मैं आपको देखिए दुनिया भर के अंदर सब्सिडीज किसी नेचुरल क्लाइमेटी के सूरत में या कोई बहुत मसला आता है या किसी चीज को आपने प्रमोट करना होता है तो उसके लिए आप कुछ अरसे की सब्सिडी देते हैं। हमारे यहाँ सब्सिडी जो है ना वो एक परमानेंट रिजीम बन चुका है हर चीज के अंदर। जिसको एक दफा कोई चीज सपोर्ट प्राइस आपने दे दी, अब उनका ख्याल ये है कि सपोर्ट प्राइस जो है ना फॉरएवर मिलती रहेगी। इसी तरह सब्सिडीज है, हमें इस सारे सिस्टम से निकलना पड़ेगा। हम इसीलिए जो इंटरनेशनल मामलात हैं उसके अंदर पूरे उसके मेयार पे पूरा नहीं उतर पाते कि हम लोग अपने यहाँ जो आपको रिफॉर्म्स चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। वो रिफॉर्म्स आपसे होती नहीं है, जिसका नतीजा ये ना आपसे टूटते हैं, चीनी की कीमतें कंट्रोल कर सकते हैं ना, आप गंदम का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। नतीजा ये होता है कि आपको सब्सिडीज देनी पड़ती हैं और सब्सिडी रिजीम जारी रखना पड़ता है, जिसके IMF जो है वो अब उसको चाहता है कि वो उसको खत्म किया जाए। जो IMF की अदरवाइज मामलात है, अल्टरनेट प्लान की बात है, देखिए अल्टरनेट प्लान ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि असल में जो शॉर्ट आ गया आपको 600 रुपए का एक शॉर्टफॉल एक साइड पे है, दूसरी साइड पे कुछ चीजें ऐसी हैं 2-3-4 और एरियाज हैं जिसके अंदर आप वो नहीं कर सके। जैसे निचकारी के अंदर आप कुछ नहीं कर पाए, अभी तक आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसके नतीजे में आप वो रेवेन्यू लेकिन सवाल ये भी है ना कि ऑल्टरनेट प्लान भी नहीं है ना। अगर मतलब हम लोग आपस में बैठकर बात करें तो हुकूमत फिर किस तरीके से अवाम को रिलीफ देगी? रिजवान रज़ी साहब, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी निशात साहब बात करें तो मैं FBR के रिफॉर्म्स के हवाले से आपसे आपका तज्जिया लेना चाहती हूँ। कहा यह जा रहा है कि अब नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी आने वाले बजट में दुकानदारों को और ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए। पहले ये स्कीमें कामयाब हो गई हैं, जो अगली नई स्कीमों पर काम किया जाएगा, और आपकी मालूमात क्या बताती हैं किस किस्म की रिफॉर्म्स करने जा रहा है ये ताजिर 2 स्कीम के तहत FBR? देखिए, ये गुज़िश्ता साल ताजर 2 स्कीम के नाम से ही ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए जो स्कीम मुतारफ करवाई गई थी, उस स्कीम के तहत कोई ताजर टैक्स नेट में नहीं आया। और आखिरकार IMF को देखते हुए हुकूमत ने आप पे, मुझ पे, नौशाद पे और हम सब लोगों पे 1% GST में इजाफा कर दिया था, क्योंकि जो उधर से टैक्स
आना था वो टैक्स तो आने की उम्मीद तो बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस दफा भी ताजर जो हैं वो पिछली तरह की तरह हुकूमत को गोली करवाएंगे, नाम नहाद एंगेजमेंट्स होंगी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, वो ये है कि मेरी चीफ सेक्रेटरी पंजाब से बराह रास्त इस मौजू पे बातचीत हुई थी। मैंने उससे पूछा कि आप निकल रहे हैं ये गंदम की प्रोक्योरमेंट में से, पंजाब हुकूमत निकलने जा रही है, तो ये तो किसान के साथ डिजास्टर हो जाएगा। तो उनका ये कहना था कि गंदम ऑपरेशन के ऊपर पंजाब हुकूमत का गुज़िश्ता साल का खर्च 80 अरब रुपए था। तो हम 80 अरब रुपए बराह रास्त किसान को सब्सिडी क्यों ना दें? मतलब हम जो बैंकों से लोन लेके गंदम प्रोक्योर करके स्टोर करते हैं उसमें से जाया हो जाती है और इतने बड़े बड़े स्कैंडल निकलते हैं, उसकी बजाय हम किसान कार्ड देंगे, उसके अंदर किसान को सब्सिडी देंगे जो बराह रास्त किसान को मिलेगी, मिडल मैन या दरमियान का प्रोक्योर करने वाला तबका नहीं खा सकेगा। लेकिन मार्केट, उन्होंने कहा कि इसके हवाले से जो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है वो मकई की एग्जाम्पल है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती। इस साल अपना जो आलू का काश्तकार है उसने 6 से 8 लाख रुपया फी एकड़ कमाया है। आई मीन उसमें भी सरकार इंटरफेयर नहीं करती। तो वो कह रहे थे कि सरकार इसमें भी इंटरफेयर नहीं करेगी तो एक आध साल के बाद किसान एडजस्ट कर लेगा। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अमीर किसान जो है वो मकई और आलू का किसान है। ठीक, तो मतलब सिचुएशन ये है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं जो आईएमएफ को स्टाफ लेवल पर मिलने वाली यकीन दहानी है उसमें किसानों के ऊपर बोझ बढ़ सकता है और पिछले साल की तरह इस साल भी किसान जो हैं वो खासे परेशान हमें नजर आएंगे। लेट्स सी कि गवर्नमेंट किस किस्म के फैसले करती है और किस तरीके से जो मिलने वाली नई किस्त है उसके लिए अपने मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश करती है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।